गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम लोग चैप्टर 1 का वीडियो 3 और चैप्टर है पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये तीसरा वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मन लगा करके वीडियो देखते रहिए। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है, लेकिन आ जाएगा। बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है यूनिट्स एंड डायमेंशन, लेकिन फिर भी अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, एक बार और रिपीट कीजिए। 2 बार काफ़ी है, लेकिन एक ही बार में हमने हर एक पॉइंट को क्लियर करने का कोशिश किया है। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट जाने थे और यूनिट किसको कह रहे थे, तो बताए थे फिजिकल क्वांटिटी को मापने का तरीका। तो और ये भी बताए थे कि यूनिट को 2 पार्ट में हम लोग कितने टाइप का यूनिट हुआ था। तो पहला हुआ था फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हुआ था डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो हम लोग फंडामेंटल और डिराइव्ड को देखेंगे क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरह का हुआ था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हुए थे? 7। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको जो दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो उनको मेजर करने के लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट को यूज करेंगे, उन्हीं यूनिट्स को नाम देंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वैसा यूनिट जो दूसरे यूनिट पर डिपेंड ना करे। जिस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसी तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो भी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। तो 2 तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स किसको कह रहे हैं? तो those units which are used to measure the fundamental physical quantities are called fundamental units। या और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोज यूनिट्स which do not depend on any other units। वैसा यूनिट जो दूसरे किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल में यूनिट ऑफ लेंथ,
इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसी तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उन सातों के लिए जो भी यूनिट होगा वो सारा फंडामेंटल यूनिट होगा। इनके अलावा बाकी जो होगा डिराइव्ड, क्योंकि डिराइव्ड किसको कह रहे थे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट किसको कहेंगे? वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? तो जिस तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट उसको कहेंगे वैसा यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। अब दूसरा कौन सा है? डिराइव्ड यूनिट्स। तो those units which are used to measure the derived physical quantities, और in other words, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है तो उसका यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा। तो और इन अदर वर्ड्स दोज यूनिट्स which depend on the fundamental units are called derived units। वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर वैसा यूनिट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक ही बात है, डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो फिर डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर ही डिपेंड करेगा ना, तो उसका यूनिट भी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का हुआ, तो यूनिट भी दो तरह का। अब इसमें एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जांपल में क्या, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज क्या, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हियर यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन two fundamental units, meter and second। So unit of velocity is a derived unit। तो इस तरह से आपका जो वेलोसिटी का यूनिट है, क्या है वेलोसिटी का यूनिट? तो सर वेलोसिटी का यूनिट दो फंडामेंटल पर, मीटर पर और सेकेंड पर। मीटर पर सेकेंड है ना, वेलोसिटी का क्या यूनिट हो रहा है? मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी का यूनिट दो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, इसलिए वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ? एक डिराइव्ड यूनिट हुआ। ऐसे भी वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका यूनिट भी डिराइव्ड यूनिट होगा। किसी भी तरह से बस समझना है कि फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो चाहे फंडामेंटल यूनिट हो,
वैसा यूनिट, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट हो या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, वैसा यूनिट या वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता हो उसको डिराइव्ड क्वांटिटी भी कहेंगे और उसके यूनिट को डिराइव्ड यूनिट भी कहेंगे। क्लियर है यहां तक? ये आपका हुआ यूनिट और उसका टाइप। यूनिट किसको कहा गया? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का जो तरीका अपनाते हैं। तो चूज एन स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है, चुना हुआ है, जो भी तरीका चुना हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा बोर्ड में, अब जगह नहीं है, बोर्ड को इरेज करते हैं, बोर्ड को मिटाते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, लिखिए। ओके, वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। तो यूनिट जान लिए और यूनिट कितने तरह का हुआ। अब यूनिट में ही आगे हम लोगों को जानना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये क्या है? तो सिस्टम ऑफ यूनिट एक्चुअली है क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन का रूल है, चाहे फिजिक्स का कैलकुलेशन हो, मैथ का कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन का रूल कहता है कि हमको जो भी कैलकुलेशन करना होगा ना, उसको सेम सिस्टम में लाके करना होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हमने कहा देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लंबाई जो है, लेंथ जो है 2 मीटर और ब्रेथ जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम बोल रहे फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया। ठीक है, तो सर अब एरिया कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा बात है, एरिया निकालने के लिए हमको L इंटू बी करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि क्या अभी हम L इंटू बी कर सकते हैं क्या? 2 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर कर सकते हैं क्या? तो सर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर लेंथ मीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है। तो या तो हमको मीटर को सेंटीमीटर में करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में करना होगा। दिस इज द रूल फॉर कैलकुलेशन। ओके, ठीक उसी तरह से फिजिक्स में भी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को एक ही सिस्टम में लाना होगा। यहां तो दोनों लेंथ है, इसलिए आसान था कि सर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पहचान लिए। लेकिन कभी क्या होगा, फिजिक्स में मास किलोग्राम में दिया रहेगा, लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा। अब कैसे करेंगे? तो क्या किलोग्राम और सेंटीमीटर में अगर कोई फॉर्मूला जहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, कर सकते हैं क्या? तो सर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको पता करना होगा कि सर मास जो किलोग्राम में है वो किस सिस्टम में है, और लेंथ जो सेंटीमीटर में है वो किस सिस्टम में है। तो इसका पता तभी चलेगा जब हमको सिस्टम का जानकारी होगा कि आखिर कितना सिस्टम है और किस सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या रखा गया है, कौन सा यूनिट रखा गया है। तो मेनली जो है फिजिक्स में मेनली 4 सिस्टम को यूज किया जाता है। There are mainly 4 system of units। कौन कौन है? तो पहला है CGS सिस्टम।
सर इसका फुल फॉर्म क्या है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड सिस्टम। ये CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सिस्टम। क्या है ये? तो कहता है इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल यूनिट्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 फंडामेंटल यूनिट को लिया जाता है, रखा गया है। इट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन है भाई? तो सेंटीमीटर है सर, सेंटीमीटर किसके लिए लिया गया? फॉर लेंथ के लिए लिया गया सर। G फॉर ग्राम है सर, ग्राम फॉर मास के लिए लिया गया सर। एंड सेकेंड किसके लिए लिया? तो सेकेंड फॉर टाइम, सेकेंड टाइम के लिए। यानी कि समझिएगा, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो मास को ग्राम में लेना होगा, टाइम को सेकेंड में लेना होगा, तभी हम वहां पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? लेंथ को कैसे लेना होगा? अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, उस स्थिति में मास अगर किलोग्राम में दिया रहेगा तो हम वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। उस मास को पहले क्या करना होगा? ग्राम में करना होगा, क्योंकि ये CGS सिस्टम का यूनिट हो गया। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है। दूसरा सिस्टम कौन सा है सर? तो दूसरे सिस्टम का नाम है FPS सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो देखिए इसका भी नाम जैसा है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है, 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया है। इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सर? तो फुट, किसके लिए फुट? फॉर लेंथ। और सर पाउंड, पाउंड सुने हैं? पाउंड फॉर मास। 1 मिनट। एंड सेकेंड फॉर टाइम। ये पाउंड सुने हैं? एकदम सुने होंगे। अरे केक ऑर्डर करने जाते हैं दुकान में तो कहते हैं ना कितना बड़ा केक चाहिए भाई? तो 2 पाउंड का सर, 3 पाउंड का, 1 पाउंड का। देन इट इज द पाउंड। पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास। 1 पाउंड में कितना? 453, 453 ग्राम, 453 ग्राम। इसको 1 पाउंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो पाउंड, फीट तो जान ही रहे हैं, फुट क्या है? घर बनाते हैं तो 10 बाई 10 का रूम, 10 बाई 10 मतलब 10 फीट बाई 10 फीट। फीट जान रहे हैं, 1 फीट यानी 12 इंच। खैर डेटा को हम बाद में आगे वीडियो में लिखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है। पाउंड को LB से दिखाते हैं। 5 पाउंड 5 LB, स्मॉल l स्मॉल b, 5 LB। LB लिखा हुआ है यानी वो पाउंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि मान लिया जाए लेंथ फीट में दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया हुआ है। अब बताइए इनके बीच में कैलकुलेशन हो पाएगा क्या? लेंथ फीट में दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया हुआ है, तो इनके बीच में कैलकुलेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सर दोनों 2 सिस्टम में है। तो
लेंथ फीट में दिया है तो मास को भी एफपीएस में लाना होगा, या फिर मास अगर ग्राम में दिया है तो फीट को फिर सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो इसलिए सिस्टम का जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को किस सिस्टम में किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, ताकि आगे जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारा डेटा सही निकले, सही आंसर आए। नहीं तो काफ़ी परेशानी होगा, कैसे करें सर, कैसे करें सर। इसलिए टोटल 4 सिस्टम है, उसमें भी मज़ेदार बात आएगा, बस हम लोग थोड़ा सा जान लें। एक और मज़ेदार बात है, क्या है जानेंगे तो देखा जाए। नंबर 3 जिसका नाम है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। तो जैसा कि इसका नाम है, अब देखिए ना, इसमें के इसके नाम में भी 3 ही यूनिट आ रहा है। देखिए याद करना आसान है ना, CGS यानी C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, FPS, F फॉर फीट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड, एंड MKS, M फॉर मीटर। तो पहले लिख लेते हैं, इट इज ए सिस्टम based on three fundamental units। कौन कौन सर? तो मीटर किसके लिए? मीटर फॉर लेंथ के लिए, K फॉर किलोग्राम किसके लिए? किलोग्राम फॉर मास के लिए, एंड S फॉर सेकेंड किसके लिए सर? तो सेकेंड टाइम के लिए। तो ये हमारा 3 सिस्टम था, और ये तीनों सिस्टम ओल्ड सिस्टम थे। लेकिन बात आती है कि जब साइंस थोड़ा डेवलप हुआ, नए नए फिजिकल क्वांटिटी का खोज हुआ, करंट का खोज हुआ, टेम्परेचर के बारे में लोग जाना। ये तीनों सिस्टम से हमारा काम चल रहा था जब बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं किया, लेंथ मास टाइम से। अब देखिए ना, ये तीनों सिस्टम अलग नहीं है, ये तीनों सिस्टम सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। CGS लेंथ मास टाइम, FPS लेंथ मास टाइम, MKS लेंथ मास टाइम। लेकिन हाँ, तरीका अलग है। लेंथ को कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है तो वहीं FPS फीट में मेजर कर रहा है, तो MKS मीटर में मेजर कर रहा है। लेकिन मेजर वो तीनों सिस्टम 3 ही फिजिकल क्वांटिटी को कर रहा था, लेंथ को, मास को, टाइम। यानी इन तीनों सिस्टम में मात्र 3 फंडामेंटल यूनिट रखा गया। लेकिन बात आई कब? जब परेशानी कब हुआ? जब नए नए फिजिकल क्वांटिटी आने लगा, खोज होने लगा, करंट का खोज हुआ, टेम्परेचर के बारे में लोग जाना। अब भाई करंट को मेजर कैसे किया जाए, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए? अब करंट को मेजर करने के लिए CGS में कोई तरीका नहीं था, कोई यूनिट। तरीका यानी यूनिट, याद रखिएगा, यूनिट यानी तरीका, क्या मेजर करने का तरीका। तो CGS में करंट को मेजर करने का कोई तरीका नहीं था, यानी यूनिट नहीं था, ना ही FPS में था, ना ही MKS में था। फिर अभी करंट का समस्या सुलझा नहीं, तब तक टेम्परेचर का ज्ञान हो गया लोगों को कि टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। तो मेजर कीजिए, कैसे मेजर करें? तो टेम्परेचर के लिए भी CGS में कोई यूनिट नहीं था, ना ही FPS में कोई यूनिट था, और ना ही MKS में कोई यूनिट था। तो फिर क्या हुआ? जब इन तीनों यूनिट से, इन तीनों सिस्टम से हमारा काम नहीं चलने लगा, तो फिर इनको क्या रहने दिया जाए कि हम लोग कुछ नया सोचें कि भाई आखिर मेजर कैसे करें? सोचना होगा ना कि आखिर जो नया फिजिकल क्वांटिटी खोज हो रहा है उसको कैसे मेजर किया जाए। तब पूरे विश्व के साइंटिस्ट, एक साइंस कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में, 1965 के लगभग में।
और वहाँ पर पूरे विश्व के साइंटिस्ट उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए, भाग लिए, जमा हुए। किस लिए जमा हुए? मुर्गा भात खाने हैं कि मटन भात खाने, बिरयानी? नहीं, जो समस्या उत्पन्न हो रहा था, क्या समस्या? तो सर नया नया फिजिकल क्वांटिटी खोज हो रहा था, लेकिन वो मेजर नहीं हो रहा था। फिर कैसे मेजर किया जाए? तो उसी कॉन्फ्रेंस में, साइंस कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुआ, वहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि ठीक है, ये तीनों सिस्टम से काम नहीं चल रहा है, तो भैया ये तीनों सिस्टम को बूढ़ा मान करके छोड़ दिया जाए कि चलो भाई, अब तुम लोग बहुत दिन साइंस का मान बढ़ाया, लेकिन अब आप बुजुर्ग हो गए, अब आप रेस्ट कीजिए। और एक नया सिस्टम लाया गया जिसको नाम दिया गया SI सिस्टम। क्या नाम दिया गया? SI सिस्टम। क्या नाम, फुल फॉर्म था इसका? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। और ये कैसा सिस्टम बनाया गया? तो इस सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया। यानी SI सिस्टम में टोटल 9 फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया और उनको मेजर करने का तरीका लिया गया, यानी यूनिट रखा गया। तो इट इज ए सिस्टम, लिख लेते हैं पहले। इट इज ए सिस्टम based on 7 fundamental units and 2 supplementary units। इस सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया। अब फंडामेंटल कौन कौन था जान रहे हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सप्लीमेंट्री कौन कौन है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SI सिस्टम को डिटेल से जानेंगे। तो अभी तक क्या सीखे बच्चों, बताइए क्या सीखे? कुछ नहीं सर। ये आश्चर्य है, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आश्चर्य है। ये तो खैर ऑनलाइन क्लास है, लेकिन हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी देखते हैं कि आज का जो जनरेशन है ये सीखने पर कम ध्यान दे रहा है। बस क्लास गए, नोट कॉपी किए बोर्ड से, चल दिए, फिर उसको दोबारा घर में नहीं पढ़ना है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, जब हम लोग सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं 2 लाइन फिजिक्स लिखना मुश्किल हो रहा है आज के बच्चों के लिए। तो जबकि फिजिक्स जो है आपको याद रखना होगा, समझना होगा, और एग्जाम में अच्छा करने के लिए फिजिक्स को लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, कैरियर बनाने के लिए सिर्फ रील्स और सोशल मीडिया पर ध्यान देने से नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ाई को भी ध्यान में रखिए। माँ बाप बहुत उम्मीद लगा करके बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, चाहे वो गरीब माँ बाप हो चाहे अमीर माँ बाप हो, सबको उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जो माँ बाप अमीर है वो बच्चों के प्रति लापरवाह रहते हैं, उनको और उम्मीद रहता है। गरीब का बच्चा तो, गरीब माँ बाप तो बड़ा उम्मीद से कि इतना कष्ट करके हम बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने, कुछ अच्छा कर जाएगा।
लेकिन बच्चे यहाँ पर बस, तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों मन लगा करके वीडियो देखिए, उसको समझिए। नहीं समझ में आता है तो हम फिर से नंबर देते हैं। कोई भी टॉपिक, कौन सा वीडियो नहीं समझ में आया, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम उस वीडियो को फिर से एक्सप्लेन करके नया वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा नंबर है 9507521433। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ना। यही हमारा व्हाट्सएप चैनल में, हालांकि चैनल में नंबर शो नहीं करता है। ओके, तो ध्यान दीजिए ना, पढ़ने में ध्यान दीजिए, मन लगाइए। हम लोग कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लास में ही आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, एक अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।